नमस्कार साथियों, अवसर एकेडमी परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैं विजय चौधरी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज के संदर्भ में बात कर रहे थे। अब तक आपने 2 क्लासें के बारे में बात कर चुके और इन 2 क्लासों में मैं उम्मीद करता हूं कि भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और राजस्थान ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो इसका राजस्थान के कॉम्पिटिटिव पेपरों में बहुत ज़्यादा वेटेज है और साथ ही साथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। और अब तक की क्लासों में आप लोगों ने ये समझा है कि भाई राजस्थान ज्योग्राफी जो है इसको कितना इजी तरीके से और किस तरीके से एट्रैक्टिव बनाया जाए, ये आपने समझा होगा। और साथ ही साथ भरपूर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, अलग अलग पैटर्न के माध्यम से समझाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम रिवीजन की बात करें कि भाई पहले की 2 क्लासों में आपने क्या पढ़ा, तो अगर रिवीजन की बात करें तो हम कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने सबसे पहले टॉपिक शुरू किया जिसका नाम है राजस्थान का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। हम कई बार ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे मिलता है, उस दौरान हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहती है कि भाई उस व्यक्ति के सामान्य परिचय में क्या जाना जाए, अपन क्या जानता है। तो फिर हमारे अंदर की आत्मा से एक जवाब आता है, हम कहते हैं कि भाई सामान्य परिचय में एक वर्ड बोलते हैं, हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अर्थात सामान्य परिचय के अंतर्गत सबसे पहले ये जाना जाता है कि भाई व्यक्ति जो है इसका नाम क्या है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी स्टेट के सामान्य परिचय की जब चर्चा करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि भाई पहला जो बिंदु है जिसे आप कहते हो राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ। आपने पिछली क्लासों में ये भी बात करी, राजस्थान का नामकरण अलग अलग कालों में राजस्थान को अलग अलग नामों से जाना गया। अगर हम राजस्थान के नामकरण की बात करें तो आपने कहा राजस्थान को रामायण काल में ब्रह्मभरत के नाम से जाना जाता था, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो अलग अलग टाइम में अलग अलग नामों से जाना जाता है कि भाई राजस्थान जो है, अधिकांश इलाका जो है राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण इसको हम और कहते हैं कि भाई मरु क्षेत्र, मरु देश और मरु प्रदेश के नाम से जानते हैं। राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिसका नाम है मोणोत नैणसी। इन्होंने मारवाड़ के राजाओं के गुणगान के संदर्भ में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है नैणसीरी ख्यात। इस नैणसी की ख्यात में हमें पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद में आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो राजस्थान के बारे में अलग अलग टाइम में अलग अलग नामों का उल्लेख मिलता है। हम कहेंगे 1800 ईस्वी में एक विद्वान हुए जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस। इस गोरे की बात करें तो इन्होंने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए एक शब्द दिया जिसे हम कहते हैं राजपूताना। ये जानकारी हमें विलियम फ्रैंकलिन द्वारा 1805 ईस्वी में मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक में हमें ये जानकारी मिलती है कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद में 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान के संदर्भ में एक पुस्तक लिखी जाती है जिससे कहते हैं एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का दूसरा संस्करण जो है 1832 ईस्वी में प्रकाशित होता है जिसका नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के माध्यम से कर्नल जेम्स टोड ने बताया कि भी राजस्थान का ये जो संपूर्ण इलाका है, इस संपूर्ण इलाके में विभिन्न प्रकार के राजा महाराजाओं ने इस एरिया में शासन किया है। अर्थात राजस्थान की जो भूमि है ये सूरवीरों की भूमि है, महान योद्धाओं की भूमि है, पराक्रमी वीरों की भूमि है। अर्थात राजस्थान की जो जमीन है, इस राजस्थान की जमीन पर विभिन्न राजा महाराजाओं ने शासन किया है। बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तारित तरीके से कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का वर्णन किया है। इस कारण कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। और ये संपूर्ण जो यात्रा है इस कर्नल जेम्स टोड के द्वारा घोड़े पर बैठ करके की गई थी, क्योंकि अगर उस टाइम की बात करें तो हम कह रहे हैं कि भी उस टाइम में किसी प्रकार का कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं हुआ करता था। साधन अगर नहीं है तो राजस्थान का इलाका जो है पूरा डेजर्ट एरिया है, और अगर डेजर्ट इलाका है तो डेजर्ट एरिया होने के कारण हम कह रहे हैं साधन कोई है नहीं, तो कोई ऐसा साधन काम में लिया जाए जो डेजर्ट में भी चलाया जा सके। तो आप कह रहे हो ये जो संपूर्ण यात्रा है घोड़े पर बैठ करके करी थी और इस कारण घोड़े वाला बाबा कहते हैं। और कर्नल जेम्स टोड ने इस संपूर्ण इलाके के लिए एक शब्द काम में लिया है जिसे हम कहते हैं राजस्थान।
इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड जब राजस्थान की पुरानी बहियों को पढ़ता है, हिस्ट्री को पढ़ता है, तो राजस्थान के लिए दो शब्द और काम में लेता है, जिसे हम कहते हैं रायथान, और रायथान के आगे और बताते हैं कि भाई राजस्थान वाला ये इलाका जो है और विस्तारित जो है, इस पर राजा महाराजा जो है इन लोगों ने शासन किया था, इस कारण हम इसको राजा का निवास स्थान के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में आगे और बढ़ते हैं तो हम कहते हैं राजस्थान जो है, जब इसका एकीकरण शुरू होता है 18 मार्च 1948 को, एकीकरण का दूसरा चरण जो है 18 मार्च के 7 दिन बाद शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ के नाम से एकीकरण का दूसरा चरण शुरू होता है। इसमें पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, और उसके बाद में ये प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण पूरा होता है। इस 7वें चरण को अंतिम चरण भी माना जाता है, और इस दिन हम कहते हैं राजस्थान का वर्तमान अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद में हमारा जो राजस्थान जो है, इसको संवैधानिक मान्यता जो है 26 जनवरी 1950 को मिलती है, अर्थात इस दिन राजस्थान का जो स्टेट है इसको संवैधानिक मान्यता मिलती है, अर्थात इसी दिन भारत का संविधान लागू होता है। इस आगे की नामकरण की श्रृंखला में हम कह रहे हैं कि भाई 30 मार्च को 1949 के दिन राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण पूरा होता है, जिसे हम कहते हैं व्रत राजस्थान। बहुत बड़ा राजस्थान बनता है व्रत राजस्थान। व्रत राजस्थान के अंतर्गत जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों को शामिल किया जाता है, और इसी दिन 30 मार्च 1949 को पहली बार राजस्थान दिवस मनाया जाता है, और उसके बाद से प्रति वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, हम लोगों ने राजस्थान के नामकरण की रिवीजन की बात करी। हमने कहा राजस्थान का नामकरण जो है अलग अलग टाइम में राजस्थान को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अभी आपने चर्चा करी है कि राजस्थान को ऋग्वैदिक काल में ब्रह्मव्रत कहते थे, रामायण काल में मरुकांतार के नाम से जाना जाता था। इसके आगे की श्रृंखला में अलग अलग मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण मरु क्षेत्र, मरु देश, मरु प्रदेश के नाम से जानते हैं। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड जो कि 1829 ईस्वी में पुस्तक लिखता है, इस पुस्तक में राजस्थान को राजस्थान शब्द के माध्यम से संबोधित करता है। मोहनोत नैन्सी की पुस्तक नैन्सी की ख्यात में पहली बार हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। लेकिन ये जो राजस्थान शब्द है केवल वह स्थान जो जहाँ पर राजा निवास करता है उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। और उसके बाद में आगे आपने बताया एकीकरण के दूसरे चरण में हमें पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसका नाम है पूर्व राजस्थान संघ, जो कि 25 मार्च 1948 को होता है। और उसके बाद में 30 मार्च 1949 के दिन राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण कंप्लीट होता है। इस चौथे चरण के अंतर्गत राजस्थान की अधिकांश जो रियासतें हैं इन सबको मिला लिया गया। इस दिन से पहली बार आप कह रहे हो राजस्थान दिवस मनाया गया, और उसके बाद में प्रति वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगर हम 26 जनवरी 1950 की बात करें तो 26 जनवरी 1950 के दिन पहली बार भारत का संविधान लागू होता है। इसी दिन राजस्थान स्टेट को संवैधानिक मान्यता मिल जाती है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण अर्थात अंतिम चरण कंप्लीट होता है। वर्तमान राजस्थान हम जैसा देख रहे हैं ये अस्तित्व में आता है। उसके बाद में आप लोगों ने सामान्य परिचय के अंतर्गत दूसरे बिंदु पर बात करी थी, जिसका नाम था राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात ओरिजिन ऑफ राजस्थान। अगर हम राजस्थान की उत्पत्ति की बात करें तो राजस्थान की उत्पत्ति से पहले आप लोगों ने यह जाना कि भाई हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, ये कैसे बनी। आप कह रहे हो जब पृथ्वी की बात ही कर लेंगे तो फिर इसी पृथ्वी पर तो राजस्थान स्थित है साहब, भारत स्थित है। पृथ्वी को ही जान लोगे तो फिर आप कहोगे राजस्थान को जाना ही जा सकता है। आपने कहा पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग विचार प्रकट किए गए। जैसे अगर आप लोगों में से कोई बहुत ज्यादा विद्वान है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है, आपको लगता है कि भी मैं भी बता सकता हूं पृथ्वी का ओरिजिन कैसे हुआ है, तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप ही बताएं, आप अपना मत प्रकट करें। लेकिन उससे पहले आपके लिए जरूरी क्या है, जॉब, नौकरी, नौकरी घरवाला की अपन किया करे कि देख ले बेटा अब तो दारोमदार तेरे भरोसे ही है। समझे बात को, दारोमदार तेरे भरोसे का मतलब अब सब कुछ तुझे ही करना है,
और अब सब कुछ तुझे ही देखना है। अगर तेरी नौकरी लग गई तो फिर तेरी शादी भी जल्दी हो जाएगी और तेरा जो मन चाहा सपना पूरा हो सकता है। और अगर तेरी जॉब नहीं लगती है तो कहीं न कहीं हम घर वाले भी तेरी सपोर्ट करने वाले नहीं। फिर अपने को लगता है यार कुछ नहीं तो ये तो किया जाए, अच्छी मेहनत करके नौकरी तो लगी जाए। जैसे ही आपकी नौकरी लगती है तो तमाम प्रकार के दरवाजे जो है आपके खुल जाते, चाहे शादी के लेकर के हो, चाहे समाज में रेस्पेक्ट को लेकर हो, चाहे आप जिन साथियों के साथ पहले बात करते थे उसके बाद जब नौकरी लगती है तो बात करने का नजरिया भी बदल जाता है। तो इसके लिए नेसेसरी और जरूरी क्या है? जॉब जॉब जॉब। तो इसके लिए आप रात और दिन एक कर लें। हम लोग अवसर जो टीम है बहुत ही डेडिकेटेड टीम है, बहुत ही अनुभवी टीम है और कंटेंट का कोई जवाब नहीं है। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आप अच्छे से चेक करें, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं। आप में से कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, सर इसको नोट्स फॉर्मेट में कैसे तैयार करें। आज इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ ये भी बताऊंगा कैसे नोट्स को तैयार करना है। होता यह है, विद्यार्थी जो होता है एक कोरे कागज के समान होता है। साइकोलॉजी में एक विद्वान हुए जिनका नाम वॉटसन कहता है विद्यार्थी एक कोरे कागज की तरह होता है, लेकिन शिक्षक का यह काम है कि उस कोरे कागज को कैसे एक ऐसा रूप प्रदान किया जाए जिससे वो दुनिया का सबसे सुंदर प्राणी बन सके। ये काम केवल और केवल शिक्षक का है। तो ये जो टीम है आपकी अवसर टीम, आपके साथ रात और दिन मेहनत करते हुए निरंतर और लगन के साथ आपके साथ तैयार है। आप उन सब विद्यार्थियों का अवसर एकेडमी परिवार में स्वागत है जो वास्तव में मेहनत करना चाहते हैं। तो आइए हम आपके साथ खड़े हैं। आप कह रहे हो राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में दूसरे बिंदु पर बात कर रहे थे सामान्य परिचय में। राजस्थान की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में हम लोगों ने एक सिद्धांत पढ़ा जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है 1912 में प्रस्तुत किया गया। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले विद्वान जर्मनी के अल्फ्रेड वैगनर है। बहुत ही बड़ा विद्वान, बहुत अच्छा नॉलेज। इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो कि 1912 में दिया जाता है। और वैगनर साहब इस सिद्धांत में ये बताते हैं कि भाई पृथ्वी पर जो महाद्वीप और महासागर पड़ रहे हैं ये प्राचीन काल में एक ही गोले में समाये हुए थे। अर्थात जो महाद्वीपों का समूह हुआ करता था उसे वैगनर कहते हैं, इसका नाम था पेंजिया। भौगोलिक परिवर्तन के कारण इस पेंजिया के चारों ओर जल स्थापित हो जाता है और इसे वैगनर कहते हैं पैंथालासा। और अगर हम पैंथालासा की बात करें तो इस पैंथालासा का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है जल ही जल। क्या समझ में आयो थाने? तो आपा कहवा कि भाई पेंजिया को कई मतलब हुआ है। तो आपा ने एक बात बतानी है, वो ये ग्रुप ऑफ कॉन्टिनेंट नॉन एज पेंजिया, महाद्वीपों का जो समूह है इसे पेंजिया कहा जाता है और महासागरों का जो समूह है इसे पैंथालासा कहा जाता है। ये जानकारी वैगनर के द्वारा दी जाती है। उसके बाद में कार्बोनीफेरस काल, जो कि आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है। इस कार्बोनीफेरस काल में जिस पेंजिया की हम बात कर रहे हैं ये पेंजिया टूट जाता है और इस पेंजिया से दो खंडों का निर्माण होता है। पेंजिया का जो नॉर्थ पार्ट है इसे अंगारा लैंड या लोरेंसिया कहा जाता है और पेंजिया का जो सदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग है, इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। पेंजिया के इन दोनों भागों से विभिन्न प्रकार के आगे जाकर महाद्वीपों का निर्माण होता है। हम कह रहे हैं कि भाई पेंजिया जब टूटता है तो पेंजिया के चारों ओर जलीय क्षेत्र स्थापित हुआ करता था प्राचीन काल में। तो पेंजिया जब टूटेगा तो पेंजिया के चारों ओर जलीय क्षेत्र स्थापित हुआ करता था जिसे पैंथालासा कहोगे। तो पैंथालासा का जो जल है वो किसके बीच में समा जाएगा? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच। आगे जाकर
ये पैंथालासा का जलीय क्षेत्र जो है एक सागर का निर्माण करता है जिसे हम कहते हैं तैतीस सागर। आप कह रहे हो पृथ्वी के निर्माण की प्रोसेस बहुत लंबी प्रोसेस है। इस लंबी प्रोसेस के दौरान ये जो पेंजिया के दोनों पार्ट है जिन्हें आप स्थल भाग कहते हो, ये दोनों स्थल भाग आपस में टकराते हैं। क्यों टकराते हैं? इसका कारण आप कह रहे हो दो प्रकार के फोर्स लगते हैं, एक को कहते हैं अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। इन दोनों बलों के सम्मिलित प्रभाव से ये दोनों स्थलखंड आपस में टकराते हैं। कई बार हम कहते हैं कि भाई गांवों में आप जाके देखो दो गुट आपस में लड़ते हैं, तो आप कहते हो साहब लड़ाई में किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं। ठीक उसी प्रकार ये दोनों स्थलखंड आपस में टकराते हैं तो दोनों से भारी मात्रा में मलबा गिरता है और ये मलबा जो है तैतीस सागर में जमा होता जाता है। फोल्डिंग प्रोसेस के माध्यम से, वलित प्रक्रिया के माध्यम से एक दिन एक पर्वतमाला बनती है जिसे हम कहते हैं हिमालय पर्वतमाला। तैतीस सागर, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच एक भूसन्नति है, एक जियोसिंक्लाइन है। भूसन्नति क्या होती है? तो आपने कहा एक गहरी खाई होती है जिसकी चौड़ाई कम होती है। जिस जगह पर भूसन्नतियां बनती है वहां हमेशा पर्वतों का निर्माण होता है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच तैतीस सागर एक भूसन्नति है और इसी भूसन्नति से आगे हिमालय पर्वतमाला का निर्माण होता है। और उसके बाद में आपने ये भी बताया कि भी पेंजिया के दोनों अलग अलग पार्ट है, इससे अलग अलग कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है। जैसे आप कह रहे थे गोंडवाना लैंड जो है इससे कौन कौन से महाद्वीप बने, तो आप बताओगे दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और इसके अलावा एशिया महाद्वीप का वह भाग जो कि उत्तरी एशिया को छोड़कर, इन सब का निर्माण गोंडवाना लैंड से माना जाता है। बात करें अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने हैं, तो आप बताते हो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, उत्तरी एशिया महाद्वीप जो है इनका निर्माण अंगारा लैंड से माना जाता है। अगर हम तैतीस सागर की बात करें, तैतीस सागर से आगे जाकर विभिन्न प्रकार के महासागरों का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर को तैतीस सागर का वर्तमान में अवशेष माना जाता है। ये पृथ्वी के ओरिजिन के संदर्भ में अल्फ्रेड वैगनर द्वारा प्रस्तुत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में इस प्रकार की जानकारी बताई गई। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद में एक और सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, जिसे आप कहते हो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। यह सिद्धांत 1960 में प्रस्तुत किया जाता है, 1960 में दिया जाता है। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करता विद्वान जिसे आप कहते हो हैरी हेस नामक विद्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और इस सिद्धांत में यह बताया गया कि भाई पृथ्वी, ये जो भूखंड है, इस भूखंड पर विभिन्न प्रकार की प्लेटें स्थित हैं और इन प्लेटों में भीषण टकरावट होती है, अभिसरण होता है, कन्वर्जेंस होता है। जैसे ही इनमें भीषण टकरावट होती है तो एक दिन एक अलग भूखंड का निर्माण होता है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। यह जानकारी हमें कहाँ मिलती है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाता है। कुल मिला के बात यह है, अलग अलग सिद्धांतों में अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलती है, लेकिन सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो अल्फ्रेड वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। अगर हम भारत और राजस्थान के निर्माण की बात करें, उत्पत्ति की बात करें, तो आपने कहा भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी दिशा में स्थित है। और अगर एशिया महाद्वीप के निर्माण की बात करें तो एशिया महाद्वीप का निर्माण गोंडवाना लैंड से माना जाता है। साथ ही साथ भारत में विभिन्न प्रकार के माउंटेन्स और मैदानी क्षेत्र स्थित है, तो आपने कहा विभिन्न प्रकार के पर्वतीय क्षेत्रों का निर्माण, खासकर हिमालय पर्वतमाला का निर्माण तैतीस सागर से भी माना जाता है। तो आप एक लाइन में कहोगे भारत का निर्माण जीटी से माना जाता है। जी का मतलब गोंडवाना लैंड और टी का मतलब तैतीस सागर। और फिर उसके बाद में भारत के अलग अलग भौतिक प्रदेश बनते। हम कहेंगे भारत का निर्माण अगर जीटी से होता है तो भारत देश में एक राज्य स्थित है जिसका नाम है राजस्थान, तो राजस्थान का निर्माण भी जीटी से होगा। गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर से राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश बनते हैं। गोंडवाना लैंड से 2 और तैतीस सागर से भी 2। गोंडवाना लैंड से अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण होता है। और अगर बात करें तैतीस सागर की, तो इससे भी 2 भौतिक प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदान।
इन सब का निर्माण किससे होता है? जीटी से, गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर से। अगर हम राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों की बात करें तो 4 भौतिक प्रदेश भारत के 2 भौतिक प्रदेशों से संबंधित है। अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है, और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्व का जो मैदान है ये उत्तर विशाल मैदान से संबंधित है। ये तमाम बातें आपने पिछली 2 क्लासों में बात करी, बहुत अच्छे से आपको रिवीजन करवाए। आज हम एक सामान्य परिचय का तीसरा जो बिंदु है जिस पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है राजस्थान की स्थिति, लोकेशन। अगर हम राजस्थान की स्थिति को देखें, राजस्थान की स्थिति, लोकेशन, आप कहते हो लोकेशन ऑफ राजस्थान। समझने की कोशिश करना, जब भी स्थिति की बात आती है उस दौरान आपके दिमाग में 2 बातें निकल करके आनी चाहिए। एक को कहते हैं अक्षांश, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो लैटिट्यूड, और एक और बिंदु होता है जिसे आप कहते हो देशांतर। इंग्लिश वाले लोग इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। जब भी आपके समक्ष किसी राज्य की, किसी देश की स्थिति की बात की जाती है तो उस दौरान आपको 2 बातें ध्यान रखनी होती है। स्थिति का अंतर्गत अक्षांश और देशांतर आते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही आते हैं। अब आपको यह समझना है कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। अगर हम अक्षांश की बात करें तो अक्षांश और देशांतर दोनों ही एक काल्पनिक रेखा है। अक्षांश और देशांतर क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। तो फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा, सर अक्षांश और देशांतर दोनों ही काल्पनिक रेखा है तो इन दोनों में अंतर क्या है? क्या कोई अंतर नहीं है? और अगर अंतर है तो फिर क्या अंतर हो सकता है? तो उस दौरान हमारा आंसर निकल करके आता है अक्षांश अलग होते हैं और देशांतर अलग होते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं अक्षांश और देशांतर में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें अक्षांश की और बात करें देशांतर की, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो आप कहते हो साहब अक्षांश जो है काल्पनिक रेखा है, देशांतर भी काल्पनिक रेखा है, इमेजिन की गई लाइन है। आप में से किसी बंदे को ऐसा लग जाए कि आज वैसे फ्री बैठा हूं, एक काम करता हूं, अक्षांश जो रेखा है 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन जो है, जिसे आप विषुवत रेखा कहते हो, और फिर उसके बाद में आप आगे बात करोगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक और काल्पनिक रेखा स्थित है जिसका नाम है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर एक और कर्क रेखा, एक और लैटिट्यूड लाइन जिसे आप कहोगे मकर रेखा। तो आपके दिमाग में उस दौरान प्रश्न आएंगे कि भाई क्या ये रेखाएं धरातल पर मौजूद है? तो उस दौरान आपका आंसर होना चाहिए ये रेखाएं धरातल पर मौजूद है नहीं, अर्थात ये कल्पना की गई रेखाएं हैं। तो आपका एक तो बात ये क्लियर हो गई कि अक्षांश और देशांतर दोनों ही काल्पनिक रेखाएं, कल्पना की गई है। अगर इनमें डिफरेंस जानने की कोशिश करें तो आप ये कहोगे कि भाई साहब अक्षांश जो होते हैं, अक्षांश जो होते हैं ये अक्षांश हमेशा किस दिशा से किस दिशा की ओर खींचे जाते हैं, इसके बारे में बात करोगे।
अगर हम बात करें अक्षांश की, तो अक्षांश जो होते हैं ये हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाते हैं। बात करें देशांतर की, तो देशांतर जो होते हैं ये हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाते हैं। ये पहला अंतर हो गया। तो आपसे कोई पूछे अक्षांश क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, ये हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाते हैं। बात करें देशांतर रेखा की, तो देशांतर रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है, लेकिन देशांतर रेखा हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाते हैं। एक अंतर हो गया। अगर हम दूसरे अंतर को जानने की कोशिश करें तो आप कहोगे साहब अक्षांश रेखाएं हमेशा वृत्त का निर्माण करती है। अक्षांश रेखाएं किसका निर्माण करती है? हमेशा वृत्त का निर्माण करती है, सर्किल का निर्माण करती है, अर्थात हम कहेंगे गोले का निर्माण करती है। अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं जो है ये हमेशा अर्धवृत्त का निर्माण करती है, अर्थात आधे गोले का निर्माण करती है। दो अंतर हो गए। आपसे कोई पूछे अक्षांश क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है और हमेशा वृत्त का निर्माण करती है। देशांतर रेखा है, यह भी काल्पनिक रेखा है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाते हैं, हमेशा अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। तीन अंतर हो गए। अगर हम अगले डिफरेंस को जानने की कोशिश करें तो आप कहोगे दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है इसे हम कटिबंध कहते हैं, इंग्लिश वाले इसे कहते हैं जोन। अगर हम बात करें दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है तो इसको आप बोलते हो गोरे। कितने अंतर हो गए? चार। एक और डिफरेंस जानने की कोशिश करें तो अक्षांश रेखाएं जो होती है ये हमेशा जलवायु का निर्धारण करती है और देशांतर रेखाएं जो होती है ये हमेशा समय व तिथि का निर्धारण करती है। अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती है और देशांतर रेखाएं समय व तिथि का निर्धारण करती है। पांच अंतर हो गए। उसके बाद में आप ये कहते हो कि अगर हम दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें तो इसकी दूरी 111 किलोमीटर होती है। बात करें दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है साहब, तो फिर आप बताते हो दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है 111.76 किलोमीटर होती है। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि दो अक्षांश और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं। क्यों? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.76 किलोमीटर होती है। तो आपने सबसे पहले यह जाना कि भाई अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, और उसके बाद में अक्षांश देशांतर के बारे में एक लाइन आपने जानी कि भाई अक्षांश और देशांतर दोनों ही काल्पनिक रेखा है, इमेजिन की गई लाइन है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फिर आपने अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करी है। आपने कहा है साहब अक्षांश रेखाएं जो होती है पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। अक्षांश रेखाएं हमेशा वृत्त का निर्माण करती है और देशांतर रेखाएं हमेशा किसका निर्माण करती है? अर्धवृत्त का निर्माण करती, आधे गोले का निर्माण करती। उसके बाद में हम कह रहे हैं कि भाई अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती है, क्लाइमेट का निर्धारण करती है, और देशांतर रेखाएं समय व तिथि का निर्धारण करती है, टाइम एंड डेट का निर्धारण करती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र कटिबंध या जोन कहलाता है, दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र गोरे कहलाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.76 किलोमीटर होती है। ये इनमें मुख्य अंतर है। हालांकि एग्जाम में इस प्रकार के कोई प्रश्न आते नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा कहा जाता है किसी काम को शुरू करने के लिए अगर उसका आधार मजबूत नहीं है तो वो काम या वो नींव अगर मजबूत नहीं है
तो फिर आपकी इमारत जो है वो लंबे समय तक नहीं टिक सकती। इसलिए आपको ये बताया गया कि भाई अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, और इसके बारे में अगर आपने डिटेल में बात करी है तो कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न करता है तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए, और इससे आपको एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। कई बार गांव में आप जाते हो, बहुत सारे बुजुर्ग लोग आपसे मिलते हैं। बुजुर्ग गांव में किया करे कहीं की वैसा कि भाई पढ़ाई तो घना ही लोग करया करे हैं, लेकिन बे भिणिया कोनी, गुणिया कोनी। मतलब यह है कि भी पढ़ाई के साथ साथ आपकी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए साहब। किसी भी काम को आपने किया है, लेकिन उसमें आपने विवेक के साथ उस काम को किया या नहीं किया। तो पढ़ाई का मतलब इयो को नहीं हुआ है कि भाई पढ़ाई को किताबा पढ़ ली और काम खत्म हो गो, आ बात को नहीं है साहब। तो कहीं बात है, तो आप अहियां कहवा पढ़ाई के साथ साथ आप भी ने सही तरीके में यूज करा या को नहीं करा, आप भी ने सही तरीके में काम में लेवा या नहीं लेवा। नौकरी लागने के बाद भी कई लोग आपको ऐसे नजर आ जाएंगे जो आपको ऐसा लगता है कि भाई इसकी नौकरी कैसे लग गई। मतलब यह है कि भी उनकी पढ़ाई में भी कहीं न कहीं आपको कमी नजर आती है। तो पढ़ाई का मतलब है संपूर्ण जीवन, संपूर्ण विकास अगर होता है, इसका मतलब है पढ़ाई। ऐसे नहीं है साहब किताबें पढ़ ली, नौकरी लग गई, फिर बात खत्म हो गई। नहीं साहब, नहीं। और पढ़ाई का मतलब यह भी नहीं है कि भी पढ़ाई करके आप बेरोजगार रह गए, तब तक तो आपने सही से पढ़ाई नहीं करी है। गवर्नमेंट जॉब लगना जरूरी बात नहीं है। आपने अगर अच्छी पढ़ाई कर रखी है तो आप किसी भी फील्ड में आप अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हो, आप अपने हुनर को साबित कर सकते हो। ये बात आप मानते कि नहीं मानते? तो आपकी आत्मा से एक जवाब आता है, बिल्कुल साहब मानते हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी तक अच्छी पढ़ाई नहीं करी। तो आपसे ये भी निवेदन रहेगा कि भाई पढ़ाई के साथ साथ आप उस पढ़ाई को दैनिक जीवन में लागू करने की कोशिश करें। आपको मजा कुछ और ही आएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। क्या बात हकीकत है? बिल्कुल हकीकत बात है। आप अपने रूटीन को इस तरीके से रखें कि भाई आप सुबह जब उठते हो उस दौरान आपके दिन का काम जो है ये तय कर लेना चाहिए। मुझे आज के दिन में क्या करना है। अगर उस छोटे छोटे गोल को आप अचीव करते हो डेली डेली, आपका मोटिवेशन अलग ही टाइप का होगा। लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ये बंदा इतना मोटिवेट कैसे, इसको क्या मिला हुआ है। आपको ये बातें नहीं बतानी है। क्या अगर आप बता दे हो तो कहीं हो सी तो सिलेक्शन बिंगो जीरो थारो को नहीं हुआ। बताओ को नहीं ना, नहीं बतानी है, लेकिन बस अपने पे लागू करना है। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे कि भाई राजस्थान जो है इसकी विश्व स्तर पर क्या स्थिति है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न है, राजस्थान की विश्व स्तर पर क्या स्थिति है। तो आप कह रहे हो स्थिति की जब भी बात की जाती है तो दो बिंदुओं को देखा जाता है, एक को हम कहते हैं अक्षांश और एक को कहते हैं देशांतर। तो इसमें फिर यह देखा जाता है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है। अगर हम राजस्थान को विश्व स्तर पर देखने की कोशिश करें, अर्थात मानचित्र पर ऑब्लिक ग्लोब पर देखने की कोशिश करें, तो आप कहोगे राजस्थान कहां पर स्थित है। अगर आप बात करोगे देशांतरीय स्थिति की, राजस्थान जो है देशांतरीय पॉइंट ऑफ व्यू से विश्व में कहां स्थित है, मानचित्र पर क्या स्थिति है, तो इन सब की चर्चा अभी आप करने वाले हो। अगर हम राजस्थान की स्थिति को ठीक से देखने की कोशिश करें, और एक बात और है, आपने अब तक की जो क्लासें पढ़ी है उन क्लासों में आप सबका एक कॉमन डाउट है, वो ये कि भाई सर जो हम पढ़ रहे हैं इसको नोट्स कैसे बनाएं। तो मैं ये बताता हूं कि भाई ये जो क्लासें हैं इन क्लासों में आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है राजस्थान का सामान्य परिचय, और फिर उसके बाद में सामान्य परिचय के अंतर्गत एक फ्लो चार्ट बनाना है। सामान्य परिचय हेडिंग डाली और उसके बाद में एक फ्लो चार्ट बनाया, और इसके 4 पार्ट करने अलग अलग,
और 4 पार्ट करके सबसे पहला नाम लिखना है राजस्थान का नामकरण, उसके बाद में दूसरा नाम लिखना है राजस्थान की उत्पत्ति, जो कि आपने फर्स्ट क्लास में वीडियो के माध्यम से देखा था, उसको वैसा का वैसा उतार लेना है। फ्लो चार्ट में 4 बातें लिखनी, राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद में आप बात करोगे कि राजस्थान जो है इसकी स्थिति क्या है, और उसके बाद में लास्ट बिंदु जो है राजस्थान का विस्तार क्या है, और फिर इन सब को खोल खोल के बात करते हो, और फिर दोबारा हेडिंग डालनी है राजस्थान का नामकरण, और जिसमें वो सब बातें बतानी है जो कि आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी। राजस्थान को किन किन कालों में किन किन नामों से जाना गया, इस प्रकार की बातें लिखनी है। और उसके बाद में जब वो संपूर्ण बातें पूरी हो जाती है, 1 नवंबर 1956 का टाइम जब आप लिख लेते हो, तो आपका एक टॉपिक उस दौरान कंप्लीट हो जाता है। और फिर आपको हेडिंग डालनी है राजस्थान की उत्पत्ति ऑब्लिक राजस्थान का निर्माण। राजस्थान की उत्पत्ति में आप वो सब बातें करोगे जो कि वैगनर सिद्धांत में बताई गई, और फिर इसी वैगनर सिद्धांत की सब बातों को लिखने के बाद आपको लिखना है पेज के बीचों बीच हेडिंग राजस्थान का निर्माण, और निर्माण में फिर वो बातें लिखनी है जो कि आपको उस वीडियो में बता रखी है। राजस्थान का निर्माण जीटी से होता है, जी का मतलब गोंडवाना लैंड और टी का मतलब तैतीस सागर, और फिर उन दोनों से अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से बने, ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। आज की क्लासों में मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा कि भाई कैसे किस जगह पर क्या लिखना है। आज की क्लास में हम राजस्थान की स्थिति की बात कर रहे हैं। राजस्थान की स्थिति की बात करें, हेडिंग डाल दी राजस्थान की स्थिति, फिर उसके बाद पेज के बीचों बीच आपको लिखना है राजस्थान की स्थिति की जब बात करोगे तब आपको पेज के बीचों बीच लिखना है राजस्थान की स्थिति, और इसमें आपको लिखना है इस प्रकार से फ्लो चार्ट बनना है। एक साइड आपको लिखना है अक्षांशीय स्थिति, और दूसरी साइड आपको लिखना है देशांतरीय स्थिति। आप ये देखने की कोशिश करोगे राजस्थान जो है विश्व स्तर पर कहां स्थित है, अक्षांशीय पॉइंट ऑफ व्यू से और देशांतरीय पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप कहते हो साहब राजस्थान जो है भारत का एक राज्य है और दक्षिणी पश्चिमी एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो आप कहोगे साहब ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, और इस अर्थ को हम और सही तरीके से देखें तो फिर उसके बाद में अलग अलग तरीके से आप बताओगे व्यवस्थित तरीके से। और आपको सबसे पहले ये डायग्राम जो है इसको अच्छे से बना लेना। आप कहोगे अगर हम राजस्थान की सही स्थिति को देखें, अक्षांशीय स्थिति की बात करें, तो आप कहोगे साहब पृथ्वी की मध्य से एक अक्षांश खींचा जाता है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री का अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। इस 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन के और भी खूब सारे नाम हमें देखने को मिलते हैं। हम कहते हैं विषुवत रेखा, हम कहते हैं भूमध्य रेखा, हम कहते हैं इक्वेटर लाइन। ये सभी नाम 0 डिग्री अक्षांश के क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन यहां क्या कर रही है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस 0 डिग्री अक्षांश का जो उत्तरी भाग है इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। और इस 0 डिग्री अक्षांश का जो सदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग जो है, इसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। अर्थात इस दौरान आपने एक बात समझी है, वो ये 0 डिग्री अक्षांश जो है पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश का उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और 0 डिग्री अक्षांश का जो दक्षिणी भाग है जिसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अगर हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति मानचित्र पर देखें, ग्लोब पर देखें, तो आप ये कहोगे राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से शुरू होता है। तो आपके दिमाग में एक बात है, वो ये राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है साहब, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। इसका मतलब यह है कि भाई कहीं न कहीं राजस्थान जो है कहीं न कहीं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अर्थात राजस्थान का जो संबंध है कहीं न कहीं उत्तरी गोलार्ध से है। किस गोलार्ध से है, उत्तरी गोलार्ध से है। आपने कैसे पता कर लिया, तो आपका सीधा सा एक जवाब होना चाहिए, वो ये कि भाई राजस्थान जो है इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री
0.03 उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। इस कारण हम कहेंगे राजस्थान जो है अक्षांशीय दृष्टि से मानचित्र पर ऑब्लिक ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि भाई राजस्थान का अक्षांशीय दृष्टि से दक्षिणी गोलार्ध से कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर आपको आगे चकमा देगा और आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और ये अपना राजस्थान स्थित है। अगर हम राजस्थान के देशांतरीय विस्तार को देखें विश्व स्तर पर, तो आप कहोगे एक देशांतर रेखा खींची जाती है, एक लॉन्गिट्यूड लाइन खींची जाती है, जिसे आप कहते हो 0 डिग्री की देशांतर। इसके भी खूब सारे नाम है। आप कई बार कहते हो ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा। इसे कई बार कहा जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा। कई बार क्या कहा जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा। ग्रीनविच रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, ये सभी इस 0 डिग्री देशांतर के नाम। अगर हम 0 डिग्री देशांतर के कामों की बात करें, ये क्या काम कर रही है, तो आप कहोगे साहब इसके द्वारा भी पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में बांटा जाता है। 0 डिग्री देशांतर का जो पश्चिमी भाग है उसे हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं और 0 डिग्री देशांतर का जो पूर्वी भाग है इसे हम पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अर्थात अगर आपने सही तरीके से देखा है तो पृथ्वी पर 4 गोलार्ध स्थित है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध जिसका निर्माण 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा किया गया, इसके अलावा पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? 0 डिग्री देशांतर के द्वारा किया गया। अगर हम राजस्थान के देशांतरीय विस्तार को देखें तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार जो है ये 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है साथियों? आप कहोगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से शुरू होता है। इसका मतलब यह है कि भी कहीं न कहीं हमारे राजस्थान का रिलेशन जो है पूर्वी गोलार्ध से है। किस गोलार्ध से है? तो हम कहेंगे राजस्थान जो है इसका संबंध देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध से है। कैसे पता किया? तो आप कह रहे हो साहब राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से शुरू होता है, इस कारण हम कहेंगे राजस्थान का संबंध मानचित्र पर पूर्वी गोलार्ध से। अर्थात आप ये भी कह सकते हो राजस्थान का देशांतरीय दृष्टि से पश्चिमी गोलार्ध से कोई मतलब नहीं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तो आपने इसमें क्या समझा है? आपने राजस्थान की स्थिति की जब बात करी तो पेज के बीचों बीच आपने हेडिंग डाली स्थिति, और स्थिति के अंतर्गत 2 बातें लिखी। एक को आपने लिखा अक्षांशीय स्थिति और एक साइड आपने लिखा देशांतरीय स्थिति, और इसके अंतर्गत आपने इस प्रकार का पृथ्वी का मैप बना लिया और इसमें आपने दोनों बातों को क्लियर किया है। अक्षांशीय स्थिति राजस्थान की विश्व स्तर पर क्या है, तो आप बताते हो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और राजस्थान की देशांतरीय स्थिति की विश्व स्तर पर बात की जाए तो आप बताओगे राजस्थान जो है देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस दौरान आपने कौन कौन सी बातें सीखी है, इन सबको आपको इस प्रकार से नीचे लिख भी लेना है। वो फ्लो चार्ट तो बनाना ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखना है राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से, राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से मानचित्र ऑब्लिक ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित, नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से मानचित्र पर ऑब्लिक ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। उसके बाद दूसरी लाइन आपको लिखनी है राजस्थान देशांतरीय दृष्टि से, राजस्थान देशांतरीय दृष्टि से मानचित्र पर ऑब्लिक ग्लोब पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित।
गोलार्ध में स्थित है। और तीसरी लाइन ये भी लिख लेनी है, राजस्थान की मानचित्र ओब्लिक ग्लोब पर स्थिति बराबर आप क्या बताते हो, दोनों को मिलाकर के बोलना होता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तीन बातें आपने सीखी है। क्या क्या सीखा है? आप कह रहे हो राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, राजस्थान देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अगर इन दोनों को मिलाकर के बोला जाए राजस्थान की मानचित्र पर क्या स्थिति है, तो फिर बोला जाता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। लगे हाथ एक बात और भी सीख लो, वो ये है राजस्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजस्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप कहते हो साहब एशिया महाद्वीप में स्थित। और एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है? तो आप बताते हो दक्षिणी पश्चिमी दिशा में स्थित। उसके बाद में एक बात और है, वो ये राजस्थान जो है, राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो उस दौरान आपका जवाब होना चाहिए उत्तर पश्चिमी दिशा में। अब तक राजस्थान की स्थिति में आपने कितनी बातें सीखी है? तो आपने सबसे पहले यह सीखा राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, राजस्थान देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, राजस्थान की विश्व स्तर पर क्या स्थिति है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद आप कह रहे हो राजस्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्यों? क्योंकि भारत दक्षिणी पश्चिमी एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत का एक स्टेट है जिसका नाम है राजस्थान। इस कारण राजस्थान भी दक्षिणी पश्चिमी एशिया महाद्वीप में स्थित है। और अगर हम राजस्थान की भारत के संदर्भ में डायरेक्शन की बात करें तो आप कहोगे राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। अब हम बात करेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है, इन सब को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो इन सब को लिखने के बाद नंबर 1 पर आपको हेडिंग डालनी है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, एक बात आपने ये सीखी है वो ये कि भाई राजस्थान जो हमारा है ये अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस बात को अभी आपने सीखा है। तो अगर सही तरीके से देखें तो आप कह रहे हो कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, जिसे आप विषुवत रेखा कहते हो, जिसे भूमध्य रेखा कहते हो, जिसे इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं। अगर हम कहें कि भाई ये जो इक्वेटर है इसके ऊपर नॉर्थ की ओर जाएं, उत्तर दिशा की ओर जाएं, तो आप कहोगे इस साइड में उत्तरी गोलार्ध आएगा। और जैसे ही हम 0 डिग्री अक्षांश के सदर्न पार्ट की ओर जाएं, दक्षिणी दिशा की ओर जाएं, तो दक्षिणी गोलार्ध आता है। तो आप कह रहे हो राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो कहीं न कहीं राजस्थान कहां हो सकता है? इस जगह पर हो सकता है। तो आप कहते हैं साहब राजस्थान जो है यहां पर स्थित है। आप कह रहे हो कि भाई ये तो है 0 डिग्री अक्षांश। इस 0 डिग्री अक्षांश से जैसे जैसे हम ऊपर उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो इस प्रकार से संख्या शुरू होती है 1 2 3 4 5 ऐसे।
जैसे ही आप 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पहुंचते हो तो उस दौरान एक स्टेट की शुरुआत होती है जिसे आप राजस्थान कहते हो। और अगर हम इस जगह की बात करें, ये कौन सी जगह है, तो फिर आप कहते हो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश पर बांसवाड़ा जिले में एक स्थान पड़ता है जिसे आप कहते हो बोरकुंडा। राजस्थान का कौन सा स्थान है? बोरकुंडा स्थान, जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। यहां से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है और फिर उसके बाद में ऊपर नॉर्थ की ओर इसका एक्सटेंशन देखा जाता है। और अगर हम राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के अंतिम बिंदु को देखें, जो कि उत्तर दिशा में स्थित है, और यहां पर जो बिंदु आएगा उसे आप बोलोगे 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर हम इस जगह को देखें तो इस जगह का नाम है कोणा गांव, और कोणा विलेज जो है आपके श्री गंगानगर जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? श्री गंगानगर। तो आपने मोटा मोटी बात यह समझी है, राजस्थान जो है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और जैसे ही आप इक्वेटर को क्रॉस करते हो तो उत्तरी गोलार्ध की ऊपर नॉर्थ में शुरुआत हो जाती है, और अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का शुरू 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश बोरकुंडा स्थान बांसवाड़ा से शुरू होता है, और इसका अंतिम बिंदु राजस्थान के उत्तरी दिशा में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कोणा गांव श्री गंगानगर तक माना जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा सही तरीके से देखें तो एक बात और निकल करके आती है, वो ये कि भाई 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान से इस दौरान कितने अक्षांश गुजरते हैं? तो हमारा एक जवाब आता है, वो ये कि भाई राजस्थान से 7 डिग्री और 09 मिनट अक्षांश गुजरते हैं। कैसे पता कर लिया? तो आपको जवाब देना है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में से 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश को जब माइनस किया जाता है तो एक संख्या निकल करके आती है जिसे हम क्या कहते हैं? 7 डिग्री 09 मिनट। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है, राजस्थान से कुल कितने अक्षांश गुजरते हैं, राउंड फिगर में पूछे तो आपको क्या बताना होता है? 7। और अगर एग्जैक्ट पूछे तो 7 डिग्री और 09 मिनट अक्षांश राजस्थान से गुजरते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा यह भी देखा जाता है कि भाई राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, तो फिर आपका एक जवाब आता है, वो ये 826 किलोमीटर लंबाई में राजस्थान उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। अगर हम अक्षांश रेखाओं को देखें तो आपने जब बात कर रहे थे अक्षांश रेखाएं क्या होती है, तो आपने बताया काल्पनिक रेखा है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। अर्थात अक्षांश रेखाएं कैसे खींची जाएगी, तो आप कह रहे साहब ऐसे खींची जाएगी, पूर्व से पश्चिम की ओर। यहां काम की बात आपको ध्यान ये रखनी है, एग्जाम में एक प्रश्न आता है, कौन सी अक्षांश रेखा जो है राजस्थान के मध्य से गुजरती है, तो फिर आपको एक रिप्लाई करना होता है, वो ये है कि एक अक्षांश रेखा है जिसे हम कहते हैं 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये राजस्थान के मध्य से गुजरती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि भाई ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो राजस्थान के मध्य से गुजरती है, तो आपको रिप्लाई करना है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगर हम इसको और विस्तार से थोड़ा और देखें तो अक्षांश रेखाएं आप ये भी कह रहे थे जलवायु का निर्धारण करती है। अगर हम बात करेंगे आगे एक टॉपिक की जिसका अलग से आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है, राजस्थान की क्लाइमेट, उस दौरान हम विस्तार से बात करेंगे कि राजस्थान के मध्य से और खासकर दक्षिणी भाग से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन राजस्थान को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन के उत्तर में राजस्थान का अधिकांश भाग आता है, 39 जिले आते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन के सदर्न पार्ट में कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में राजस्थान के 2 जिले आते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। उसके आधार पर, कर्क रेखा के आधार पर राजस्थान की क्लाइमेट का निर्धारण होता है। ये बात क्लाइमेट वाले टॉपिक में करेंगे। आज के इस टॉपिक में राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, इसके संदर्भ में आपने बात करी, राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और फिर उसके बाद में विस्तार से बात करी कि भाई राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है और किस प्रकार से राजस्थान का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक माना जाता है। स्थान की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी दिशा में बोरकुंडा स्थान और राजस्थान के उत्तर दिशा में कोणा गांव है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट को देखें तो बांसवाड़ा से शुरू होता है और उत्तर दिशा में श्री गंगानगर अंतिम बिंदु माना जाता है। राजस्थान के मध्य से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है, यह भी बात करिए। और अगर हम 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश को देखें तो इस दौरान राजस्थान से 7 डिग्री और 09 मिनट अक्षांश गुजरते। उसके बाद में आपको यह भी ध्यान रख लेना साथ ही साथ कि भाई राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। ये तो आपने समझा है। इसको नोट्स के फॉर्मेट में कैसे लिखना है वो भी देख लो। आप हेडिंग आपने डाल रखी है। सबसे पहले आपको लिखना है अक्षांश, और इसमें आपको लिखना है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। एक बात। दूसरी लाइन में आपको लिखना है स्थान। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है? तो आप कहते हो साहब बोरकुंडा से कोणा गांव तक। उसके बाद में नंबर 3 पे आपको लिखना है जिला। किस जिले से शुरू होता है? तो आप कहते हो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से लेकर श्री गंगानगर तक। और उसके बाद में आगे नंबर 4 पे पॉइंट डालते हुए आपको लिखना है दिशा। किस दिशा से अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है? दक्षिण दिशा से शुरू होता है, उत्तर दिशा तक विस्तार है। और उसके बाद में लास्ट बिंदु लिखना है दूरी। उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई लिखो या दूरी लिखो, बराबर करके आपको लिखना है 826 किलोमीटर। ऐसे इस तरीके से आपको अपने कॉपी में उतार लेना है। क्या लिखना है? अक्षांश 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद में स्थान बोरकुंडा से लेकर कोणा गांव तक। जिले की बात करें बांसवाड़ा से श्री गंगानगर तक। दिशा की बात करें तो दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा तक। और उसके बाद में अगर दूरी की बात करें तो आपने कहा उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की जो लंबाई है वो कितनी है?
26 किलोमीटर। उसके बाद में आगे हम चलते हैं। कुछ बातें जो है आपको नोट में लिखनी है, तो आपको आगे एक नोट डालना है। इस नोट में 2-4 बातें लिखनी है, वो लिख लो। आप कहोगे 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के मध्य से गुजरता है। दो नंबर नोट में आपको लिखना है राजस्थान से कुल 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांश गुजरते हैं। कितने अक्षांश गुजरते हैं? 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांश गुजरते। तीसरा पॉइंट नोट में लिखना है अक्षांश रेखाएं हमेशा जलवायु का निर्धारण करती है। जलवायु का निर्धारण करती है। नोट में ये 3 बातें लिखनी है। क्या क्या लिखा? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के मध्य से गुजरता है। राजस्थान से कुल 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांश गुजरते हैं। उसके बाद में तीसरी लाइन में आपने लिखा अक्षांश रेखाएं हमेशा किसका निर्धारण करती है? जलवायु का निर्धारण करनी। ये बातें लिखनी। ये जो गोले लगा रखे हैं, आप चाहे गोले लगाओ या फिर इसके नीचे अंडरलाइन करो, एक ही बात, लेकिन आपको विशेष रूप से इनके ध्यान रखना है। आज की क्लास में हम लोगों ने ये देखा, एक बिंदु की शुरुआत करी थी जिसका नाम है राजस्थान की स्थिति। आपने कहा जब किसी एरिया की लोकेशन की बात की जाती है, स्थिति की बात की जाती है, उस दौरान हमें 2 बिंदु ध्यान रखने होते हैं। एक को अक्षांश कहते हैं, लेटीट्यूड कहते हैं, एक को देशांतर कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अक्षांश और देशांतर दोनों ही काल्पनिक रेखाएं होती है, और अगर इन दोनों में डिफरेंस जानने की कोशिश करें तो आपने कहा अक्षांश जो होते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाते हैं और देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाते हैं। उसके बाद में अक्षांश रेखाएं वृत्त का निर्माण करती है और देशांतर रेखाएं जो होती है अर्धवृत्त का निर्माण करती है। अगला अंतर, अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती है, देशांतर रेखाएं समय व तिथि का निर्धारण करती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र कटिबंध या जोन कहलाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र गोरे कहलाता है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.76 किलोमीटर होती है। एक स्टेटमेंट यहां आपसे पूछा जा सकता है, 2 अक्षांश व 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, यह स्टेटमेंट सही है या गलत? तो आपको कहना है गलत। हालांकि डिफरेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन 76 किलोमीटर जो आपने बोला है वही अंतर ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद में आपने एक बिंदु की शुरुआत करी थी, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। आप कह रहे थे राजस्थान जो है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और राजस्थान जो देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध। अगर हम इन दोनों को मिलाकर के बोले राजस्थान की विश्व स्तर पर क्या स्थिति है, अर्थात मानचित्र पर, ग्लोब पर क्या स्थिति है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित। और उसके बाद में राजस्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया महाद्वीप में स्थित है, यह भी बात करी, क्योंकि भारत जो है दक्षिणी पश्चिमी एशिया महाद्वीप में स्थित है, इस कारण भारत जो जहां पर स्थित है वहां पर राजस्थान होगा। और उसके बाद में राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो आपने कहा उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। नेक्स्ट आपने हेडिंग डाली थी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, और इसकी विस्तार से बात करी। 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में राजस्थान स्थित है, अर्थात राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। और अक्षांशीय विस्तार की शुरुआत आपने कहा 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश बोरकुंडा स्थान बांसवाड़ा
राजस्थान की दक्षिणी दिशा से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कोणा गांव श्री गंगानगर राजस्थान के उत्तरी दिशा तक विस्तार है। इस दौरान राजस्थान से 7 डिग्री और 09 मिनट अक्षांश गुजरते हैं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 820 किलोमीटर मानी जाती है और राजस्थान के मध्य से 27 डिग्री का अक्षांश गुजरता है। और अक्षांश रेखाएं हमेशा किसका निर्धारण करती है? जलवायु का निर्धारण करती है। और इन डायग्राम को बनाने के बाद आप लोगों ने वैसा का वैसा उतार लिया। ये सब बातें आपने अभी जो बोली है वही लिखी हुई। और उसके बाद में नोट में 3 बातें आपने लिखी है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के मध्य से गुजरता है। राजस्थान से कुल 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांश गुजरते हैं और अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती। उसके बाद में अगला जो बिंदु स्थिति के संदर्भ में चर्चा की जाती है, जिससे आप कहते हो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। इस देशांतरीय विस्तार की हेडिंग डाल दो भले, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। आप कहते हो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। हम कहते हैं राजस्थान जो है देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो आपका सीधा सा एक जवाब आता है, राजस्थान देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो आप कह रहे हो साहब ये तो है 0 डिग्री देशांतर, इसके खूब सारे नाम है। 0 डिग्री देशांतर के अलावा प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा। अगर हम इस 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम दिशा की ओर बढ़े तो पश्चिमी गोलार्ध आता है। जिसे आप कहते हो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और अगर 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की ओर आगे बढ़े तो पूर्वी गोलार्ध आता है, जिसे आप कहते हो ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर हम राजस्थान के देशांतरीय विस्तार को सही से देखें तो आप कहोगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार जो शुरू होता है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है। आप कह रहे हो राजस्थान देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित। तो अगर हम सही से देखें तो आप कहोगे साहब 0 डिग्री देशांतर के जैसे जैसे हम पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 इस प्रकार की संख्याएं शुरू होती है। और जैसे ही हम 69 डिग्री पर पहुंचते हैं तो एक स्टेट आता है जिसे हम कहते हैं हमारा प्यारा राजस्थान। क्या कहते हैं साहब? हमारा प्यारा राजस्थान। एक बात बताओ, प्यारा कब कहा जाता है? प्यारा तभी कहा जाता है जब कहीं न कहीं उसका रिलेशन आपकी आत्मा से होता है। आप कहते हो हमारा है, हमारा का मतलब कहीं न कहीं रिलेशन आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, अर्थात आपकी मातृभूमि है, इसलिए आप कहते हो प्यारा राजस्थान। तो आप कहते हो 0 डिग्री देशांतर के जैसे ही हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर आता है और 69 डिग्री पूर्व 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से राजस्थान का देशांतरीय विस्तार शुरू हो जाता है। और उसके बाद में आगे हम पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ते जाते हैं और अंतिम बिंदु की बात करें तो हम कहेंगे 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। तो देशांतरीय विस्तार की शुरुआत कहां से हुई है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार माना जाता है। अगर हम स्थान को देखें तो ये जो स्थान है 69 डिग्री 30 मिनट पर, सम स्थान जैसलमेर जिले में पड़ता है। किस जिले में आता है साहब? जैसलमेर जिले में। और अगर हम पूर्वी दिशा को देखें, इस जगह पर एक और स्थान है जिसे हम कहेंगे सीलाना। और सीलाना स्थान की बात करें तो ये राजस्थान के धौलपुर जिले में पड़ता है।
और अगर हम इसको सही से देखें, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान से कितने देशांतर गुजरे, तो आप कहोगे 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर गुजरे। कितने देशांतर गुजरे? 8 डिग्री और 47 मिनट। राउंड फिगर में पूछे तो क्या बता सकते हो? तो आप कहोगे साहब 8 डिग्री देशांतर राजस्थान से गुजरते। उसके बाद में हम कहते हैं कि भाई 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का देशांतरी विस्तार है, तो राजस्थान की पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई कितनी है? तो आपको बताना होता है 869 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 869 किलोमीटर। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी? तो आप बता रहे थे 826 किलोमीटर। इस दौरान एक और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई बार आपसे यह पूछ लिया जाता है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? तो आपको इस दौरान लिखना होता है 43 किलोमीटर का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको भी ध्यान रखना है। एक बात आपको इस दौरान यह भी ध्यान रखनी है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच राजस्थान स्थित है। तो ऐसा कौन सा देशांतर जो है यह राजस्थान के मध्य से गुजरता है? तो आप कहते हो साहब एक देशांतर है जिसका नाम है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह राजस्थान के मध्य से गुजरता है। राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला देशांतर कौन सा है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के मध्य से गुजरता है। अगर इसको रिवीजन के रूप में देखें तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के मध्य से गुजरता है और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर भी राजस्थान के मध्य से गुजरता है। इस दौरान आपसे एक कंसेप्ट यह भी पूछ लेता है कि भाई मध्य गांव क्या होता है? तो फिर आप कहते हो जहां पर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को आपस में जिस जगह पर काटती है उस जगह को हम कहते हैं मध्य गांव। मध्य गांव क्या होता है? फिर से सुनना, आप कह रहे हो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को जिस स्थान पर काटती है उस स्थान को हम कहते हैं मध्य गांव। और अगर हम राजस्थान के मध्य गांव की चर्चा करें तो राजस्थान का मध्य गांव है लापोलाई विलेज। राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है? लापोलाई गांव, जो कि मेड़ता तहसील में पड़ता है। और मेड़ता तहसील कहां पे पड़ती है? नागौर जिले में। कई बार एक प्रश्न और यहां मध्य गांव से संबंधित पूछ लेता है, वो कहता है सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है? तो फिर चेंज हो जाता है। क्या उत्तर करना होता है? तो फिर आपको यह करना होता है राजस्थान का मध्य गांव सैटेलाइट सर्वे के अनुसार गगराना गांव है। कौन सा गांव है? गगराना। यह भी कौन सी तहसील में पड़ता है? मेड़ता तहसील में। और किस जिले में है? नागौर। ये भी बातें आपको ध्यान रखनी होती है। आपने राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की शुरुआत करी है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, सबसे पहले आपने बात करी राजस्थान देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध। फिर जैसे ही पूर्वी गोलार्ध की ओर प्रवेश करते हो तो आप कहते हो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। इस दौरान राजस्थान से 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर गुजरते हैं और राजस्थान की पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई जो है 869 किलोमीटर मानी जाती है। इस दौरान ये भी देख लेते हैं राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। इस दौरान एग्जाम में एक प्रश्न आता है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई के मध्य अंतर कितना है? तो आपको क्या बताना होता है? 43 किलोमीटर का अंतर होता है। और फिर उसके बाद में इस डायग्राम को आपको बनाना है अपनी कॉपी में और फिर इसी बात को आपको राइट डाउन करना है। कैसे लिखना है? तो सबसे पहले आपको लिखना है देशांतर और इसमें आपको वही बातें लिखनी है जो कि अभी आपने समझी है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से
78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है। और उसके बाद में दूसरा बिंदु आपको लिखना है स्थान। किस स्थान से राजस्थान का देशांतरीय विस्तार शुरू होता है? तो आप कहते हो राजस्थान के पश्चिमी दिशा में सम स्थान से लेकर राजस्थान के पूर्वी दिशा में सिलाना गांव तक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। और तीसरे नंबर पर बिंदु लिखना है जिला। किस जिले से देशांतरीय विस्तार शुरू होता है? तो आप कहते हो साहब जैसलमेर जिले से। जैसलमेर से कौन से जिले तक? धौलपुर तक। लिख लिया ऐसे। सबसे पहले क्या लिखा? देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। स्थान सम स्थान जो कि राजस्थान के पश्चिम दिशा में है से लेकर सिलाना गांव राजस्थान की पूर्वी दिशा में तक स्थित है। और जिला कौन सा है? जैसलमेर से लेकर धौलपुर जिले के बीच राजस्थान स्थित है। उसके बाद में आगे दिशा की बात करें तो किस दिशा से शुरू होता है? तो हम कहेंगे पश्चिमी दिशा से पूर्वी दिशा की ओर। और उसके बाद में एक बिंदु और डालना है, वो ये दूरी। राजस्थान की पश्चिम से पूर्व तक की कुल लंबाई बराबर करके आपको लिखना है 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। ऐसा का ऐसा आप अपनी कॉपी में उतार लें। और उसके बाद में नोट बना के दो बातें और लिख लो। राजस्थान के मध्य से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। और दूसरा लिखना है देशांतर रेखाएं समय व तिथि का निर्धारण करती है। और तीसरे बिंदु में आपको लिखना है राजस्थान से कुल 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर गुजरते हैं। ऐसा कैसा आपको कॉपी में उतार लेना। आज की क्लास में हम लोग ने राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करा, विस्तार से बात करी। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है। आशा करता हूं आपको इस क्लास को अच्छे से सुनना है, अच्छे से देखना है, अच्छे से नोट्स को बनाना है और थॉट प्रोसेस को विकसित करते हुए अच्छे से याद करने की कोशिश करना है। और नेक्स्ट क्लास में इस बिंदु की विस्तार से रिवीजन कर लेंगे और साथ ही साथ अगले बिंदु को और पढ़ लेंगे। तब तक के लिए आप अवसर एकेडमी परिवार के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।